जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे। भारत की प्रमुख नदियों में हम सिंधु नदी का जो तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग पश्चिम दिशा में जितनी बहने वाली वो नदियाँ, और उसके बाद महानदी तापी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को देखेंगे और इनकी सहायक नदियों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी ये की एक हिमालयी नदी है, हिमालय वाली, जो कि हिमालय से निकलती है, हिमालय की पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कई देशों में बहती है, जैसे चाइना में हो गया, इंडिया में हो गया और पाकिस्तान में। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, एक देश से दूसरे देश में जाती है। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर के समथिंग है, 180 किलोमीटर के समथिंग है। यह भारत में 800 किलोमीटर के समथिंग, 800 किलोमीटर के लगभग भारत में बहती है। उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और ये इसका उद्गम उद्गम चाइना वाला जो तिब्बत वाले रीजन, तिब्बत तिब्बत में एक झील है, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। जब ये निकलती है तो ये पश्चिम पश्चिम दिशा में बहती है। पश्चिम में तिब्बत से निकलते हुए इंडिया में डेमचोक वाले सेक्टर में एंटर करती है। और ये यहाँ से कारगिल और लेह वाले इलाके से निकलती हुई पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में जाती है और वहां से फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। और तो इसको हम एक बार मैप में देखते हैं कहाँ से निकलती है। ये रही, ये वाला है सिंधु नदी, ये रहा सिंधु नदी। ये तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, यहाँ से निकली और ये तिब्बत, फिर ये इंडिया में डेमचोक सेक्टर से एंटर करती है। उसके बाद में ये लेह और कारगिल वाले एरिया से होते होते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके वाले क्षेत्र में, होते हुए पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में किसी जगह पंजड़ में, जहाँ पर ये पांचों इसकी जो सहायक नदियां वहां पर आके मिलती है। और ये आगे कराची होते हुए अरब सागर में जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है। और अरब सागर में इसका मुहाना है, अरब सागर में इसका मुहाना है। तो ये हमने देखी। इसकी सहायक नदियों को देखते हैं हम। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी सबसे पहले हम दाई बाईं ओर की सहायक नदियां देखते हैं, लेफ्ट साइड की। इसकी लेफ्ट साइड की जो नदियां हैं, सबसे पहली है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी बाईं ओर की, लेफ्ट साइड की सहायक नदियां, लेफ्ट साइड की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सतलज ये सिंधु या इंडस नदी की सहायक नदियां हैं। और इसकी दाईं तरफ भी कई सारी सहायक नदियां हैं, दाईं तरफ भी कई सारी सहायक नदियां, जैसे काबुल हो गया, कुर्रम, गोमल, श्योक, श्योक, श्योक के बाद में गिलगित, ये कई सारी नदियां हैं। ये जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो नंगा पर्वत के होते हुए यहाँ गोर्ज, इस वाले इलाके में जॉर्ज बनाती है, जॉर्ज का निर्माण करती हुई जाती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी को। झेलम नदी ये कि इसका एक नाम है झेलम नदी का, इसका नाम है वितस्ता, वितस्ता इसका एक नाम वितस्ता है। और ये शेषनाग झील, कहाँ से? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर वाले इलाके में शेषनाग झील से निकलती हुई फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में ये चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर है। और ये झांग डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में एक जिला है झांग झांग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर चिनाब से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद में हम चिनाब नदी देखते हैं। चिनाब नदी ये रही, चिनाब
चिनाब नदी दो नदियों चंद्र चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनी है। और ये बारालाचा जो पास बारालाचा जो दर्रा है वहां से निकलती है उसके एक चंद्र और भागा एक उत्तर से निकलती है और एक दक्षिण से बारालाचा दर्रे के एक उत्तर से निकलती है और एक दक्षिण से दोनों नदियां आके मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई। ये फिर जम्मू कश्मीर में एंटर करती हुई फिर ये पाकिस्तान में जाती है और इससे झेलम नदी आकर मिलती है। फिर इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। उसके बाद में आती है रावी नदी। रावी नदी ये रोहतांग जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है वहां से निकलती है। इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है। और वो इसके पास में ब्यास कुंड है। और फिर एक ब्यास नदी जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है जो ब्यास कुंड से निकलती है। उसके बाद में सतलुज नदी ये भी तिब्बत वाले रीजन से निकलती है। तिब्बत वाले ये मानसरोवर झील के नीचे वाले एरिया से ये निकलती है। यहाँ पर राकस ताल झील है। राकस राकस ताल लेक से निकलती हुई ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश से आगे निकलती हुई पंजाब में पंजाब से फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और ये पंजड़ वाली एक जगह पर है। यहाँ पर ये सारी नदी आकर इससे मिल जाती है और ये आगे जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। ये सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल जो एक डैम है भाखड़ा नांगल जो डैम है वो इसी नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा भाखड़ा नांगल जो डैम है। और ये इस वाले एरिया में जब यहाँ से एंटर करती जब भारत में एंटर करती तो यहाँ पर एक दर्रे से होते हुए जाती सिपकिला दर्रा। ये हो गया। हमने सिंधु सिंधु नदी तंत्र देखा। सिंधु या इंडस नदी इंडस रिवर सिस्टम देखा हमने। और इसको सिंधु नदी इसका एक तो ऐतिहासिक महत्व भी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ इसी क्षेत्र में हुआ और सिंधु नदी के किनारे पर कई सारी धरोहर या जगह मिली जैसे हड़प्पा हो गया। हड़प्पा हड़प्पा मोहनजोदड़ो राखी गढ़ी ये इस वाले एरिया में बहुत सारी चंदोदड़ो ये इन क्षेत्रों में कई सारे स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता वाले। और यहाँ पर एक चीज और है कि सिंधु जल समझौता जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था। और इन नदियों का पानी को आपस में बांट दिया गया। पाकिस्तान और भारत में बांट दिया गया कि जो ऊपर की ये तीन नदियां सिंधु झेलम और रावी इन तीन नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा और इन तीन नदियों का पानी भारत यूज करेगा। और इन तीन जो ऊपरी जो सिंधु झेलम और चिनाब इन तीन नदियों का पानी भारत 20% यूज कर सकता है 20% यूज कर सकता है। भारत इन नदियों पर कई सारे डैम भी बनाए बना रहा है और बनाए जा चुके भी हैं जो कि जिनका इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई की इरिगेशन के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती मानसरोवर से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है और ये डेमचौक से एंटर करती है सिपकिला पास से एंटर करती है। और ये आगे होते हुए गिलगित से फिर यहाँ पर जॉर्जिया का निर्माण करती है। और ये पाकिस्तान में पंजर नामक जगह पर इससे ये जो पांचों सहायक नदियां ये आकर मिल जाती है। ये देख लिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं ये देख लीजिए एक बार सिंधु नदी कहाँ से निकलती है कैलाश रेंज में ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास में वहां से निकलती है। और झेलम झेलम नदी वेरीनाग जो झील है वहां से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा जो दर्रा है वहां से निकलती है इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रे की ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है। उसके बाद में सतलज नदी ये मानसरोवर के पास में एक झील है राकसताल झील है वहां से निकलती है इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। उसके बाद में हम ये देख लिए मैप में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगली भारत की जो नदियां हैं उनको देखते हैं। उसके बाद में हम गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी से पहले हम देखते हैं कि प्रयाग या संगम जब दो नदियां आकर एक जगह या दो से अधिक नदियां एक जगह पर आकर मिलती हो तो उस स्थान को संगम या प्रयाग कहा जाता है। तो ऐसे भारत में कई नदियों के कई प्रयाग है लेकिन जब गंगा नदी को देखते हैं तो हम पांच प्रयागों के बारे में देखते हैं। पांच या पंच प्रयाग पंचप्रयाग। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि धौली गंगा ये यहाँ से निकलती है। धौली गंगा
अलकनंदा, अलकनंदा में जब धौली गंगा आकर मिलती है, ये है मेन जो हिस्ट्री में ये है अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा में जब धौली गंगा आकर मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा आकर मिलती है तो यहाँ पर हो गया विष्णु प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद में इसका अगला जो है, यहाँ पर आकर अलकनंदा में एक नदी और मिलेगी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नंदाकिनी आकर मिलेगी तो क्या होगा, नंद प्रयाग बनेगा। नंदाकिनी आकर मिल रही है तो नंद प्रयाग, यहाँ पर नंद प्रयाग बन जाएगा। उसके बाद में अगली जो नदी होगी वो होगी पिंडर नदी। पिंडर पिंडर नदी आकर मिल रही है, पिंडर नदी इसके जस्ट नीचे पिंडर नदी आकर मिल रही है। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर पिंडर नदी आकर मिल गई तो यहाँ पर बनेगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में मंदाकिनी आकर मिलेगी, मंदाकिनी। मंदाकिनी आकर मिल रही है, मंदाकिनी तो यहाँ पर बनेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग उसके बाद में एक और नदी आती है भागीरथी। भागीरथी आकर मिलती है, भागीरथी आकर मिलती है। अलकनंदा में तो बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग। और ये जो भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा में जाकर मिलती है। और यहीं से आगे से गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से आगे तक जो बंगाल की खाड़ी में जहाँ तक जाती है वहां तक गंगा रहती है। यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाता है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, देवप्रयाग से। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा नाम की दो नदियां मिलती है, देवप्रयाग बनता है, वहां से गंगा निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और तो देखते हैं हम गंगा नदी को। गंगा नदी यहाँ से निकलती है और ये देवप्रयाग होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, बिहार वाले इलाके में होते हुए बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल और ये फिर बांग्लादेश में एंटर करती। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में सुंदरबन के डेल्टा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ये कई राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल। उसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश और इंडिया, ये दो इंटरने ट्रांस बाउंड्री रिवर भी हो जाती है, दो देशों में जाती है और भारत में इतने राज्यों में गुजरती है। और फिर जब ये इन राज्यों से होकर गुजरती है तो इलाहाबाद में भी एक संगम का बनती है जहाँ पर यमुना और गंगा नदियां आकर मिलती है। यमुना और गंगा आकर मिलती है जहाँ पर इलाहाबाद में मिलती है। और जब ये गुजरती है यहाँ से इन क्षेत्रों में तो इसका कई बार नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसका भागीरथी से गंगा हो गया, गंगा से फिर ये आगे जाती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली में और एक भागीरथी में। भागीरथी बांग्लादेश में एंटर करती, भागीरथी ये जब भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में एंटर करती है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा नाम हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र और मेघना आकर मिलती थी, इसका नाम ब्रह्मपुत्र और बराक नदी आकर मिलती थी, इसका नाम मेघना हो जाता है। और ये मेघना के नाम से सुंदरबन डेल्टा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और ये हुगली नदी, इसमें दामोदर नदी आकर मिलती है और ये पश्चिम बंगाल में आकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो यहाँ पर डेल्टा बनाती है, इस वाले क्षेत्र में जो डेल्टा बनाती है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो ये खारे पानी के पौधे होते हैं, खारे पानी के
खारे पानी के पौधे होते हैं। इनकी मतलब ये खारे पानी में उगते हैं, इनकी जड़ें खारे पानी में होती है, इसके लिए इनको मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोवन। खारे पानी के पौधे होते हैं यहाँ पर। इस जो डेल्टाई रीजन है यहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर। और इसकी कई सारी, गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां भी है। गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री यमुनोत्री से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये वाली यहाँ से यमुनोत्री। और ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज, जो वर्तमान में भी नाम चेंज हो गया इसका, प्रयागराज में आकर मिल जाती है। उसके बाद में इसकी कई सारी सहायक नदियां, जैसे हम ऊपर से देखते हैं बाईं ओर की, तो सबसे पहली है रामगंगा, रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में घाघरा, गंडक, गंडक के बाद में कोसी। ये सहायक नदियां हैं। सबसे पहली रामगंगा, रामगंगा के बाद में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये दाईं ओर की, ये हिमालय से निकलती हुई, हिमालय से निकलती कोसी, कोसी नदी ये बिहार में जाती है, और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा सिल्टेशन या अवसाद लेकर आती है, जिससे नदियों का रास्ता बदल जाता है, और इलाकों में जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है उस इलाके में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। और जो दामोदर नदी थी, दामोदरी ये यहाँ पर थी, इसको बंगाल का पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में इसके कारण बाढ़ बहुत आती है। और इसकी दाईं ओर से नदियां देखें तो ये यमुना नदी है, इसके दाईं ओर से आकर इलाहाबाद में मिलती है। और इससे यमुना में कई सारी नदियां आकर मिलती है, यमुना में कई सारी नदियां आकर मिलती है। और जैसे कई सारी नदियां डायरेक्ट गंगा नदी में मिल जाती है, जैसे सोन होगी, टॉन्स होगी, ये डायरेक्ट गंगा में जाकर मिल जाती है। उससे पहले भी एक होगी केन हो गई, फिर उसके बाद में चंबल नदी, चंबल नदी डायरेक्ट यमुना मिलती है, और यमुना गंगा से मिल जाती है। ऐसी कई सारी नदियां होंगी। तो ये हमने देखा गंगा नदी, गंगा नदी पर बांध भी बनाया गया है, एक टिहरी बांध है, टिहरी टिहरी बांध बनाया गया, टिहरी बांध बनाया गया, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। और एक फरक्का बराज बनाया गया, फरक्का बराज, जो कि हुगली नदी से पहले, हुगली रिवर जब गंगा नदी से अलग होती है उससे पहले एक यहाँ पर बराज बनाया गया, जिसका नाम है फरक्का बराज, फरक्का बराज या फरक्का बांध। उसके बाद में एक और है भीमगोड़ा, 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 भीमगोड़ा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड हरिद्वार में। उसके बाद उसके बाद अगली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत वाले रीजन में निकलती है, तिब्बत वाले एरिया से निकलती हुई। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती हुई है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमायंगडंग ग्लेशियर, चेमायंगडंग, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर चेमायंगडंग ग्लेशियर से निकलती हुई है। और ये निकलती, जब इसका नाम यहाँ पर होता है यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो इसका नाम होता है, यारलुंग सांगपो इसका नाम होता है। फिर ये तिब्बत से होते हुए फिर इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करने के बाद में बांग्लादेश में आती है, 3 देशों से गुजरती है, चाइना, चाइना या तिब्बत वाला रीजन, फिर इंडिया और बांग्लादेश, 3 देशों से ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और ये इसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, जैसे यहाँ पर इसको तिब्बत वाले रीजन में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यहाँ पर गोर्ज बनाती है, जॉर्ज बनाती है, जब ये एंटर करती है तो इसका नाम दिहांग या सियांग हो जाता है, दिहांग या सियांग हो जाता है। जब ये असम वाले क्षेत्र में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, जमुना, जमुना नाम हो जाता है, जमुना। और जब ये इसमें गंगा नदी या भागीरथी में मिलती है और मेघना नदी से मिलती है, तो बराक नदी से मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। और ये मेघना के नाम से ये भागीरथी और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां भी है,
सहायक नदियां जिसे देखते हैं हम, सहायक नदियां इसकी जो दाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं सब उसमें है सबसे पहले कामेंग। जो दाईं ओर की सहायक नदियां हैं सबसे पहले कामेंग, कामेंग, कामेंग के बाद में मानस, मानस, मानस एक टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी है असम में। कामेंग हो गया, मानस हो गया, रेदक, रेदक, रेदक के बाद में जलढाका, जलढाका, जलढाका हो गया। उसके बाद में तीस्ता, तीस्ता ये वाली, ये तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता हो गया। फिर सुबनसिरी, सुबनसिरी, ये हो गया दाईं ओर की नदियां। अब इसके बाईं ओर की सहायक नदियां जो है दिबांग, सबसे पहले दिबांग इस वाले क्षेत्र में, फिर लोहित, दिबांग, लोहित, लोहित के बाद में धनसिरी और कोलंग, धनसिरी और कोलंग, ये दाई बाईं बाईं ओर की नदियां हैं, बाईं ओर की नदियां हैं, बाईं ओर के ये ये री ये जो मेन हिस्ट्री में सबसे ऊपर इसका नाम रहता यालुंग सांगपो, यालुंग सांगपो के बाद में इसका यहाँ पर दिहांग सियांग या दिहांग हो जाता है। फिर इससे दो नदियां आके मिलती है, इस साइड में दिबांग आकर मिलती है और लोहित मिलती है। उसके बाद में बूढ़ी दिहांग, फिर उसके बाद में धनसिरी, को कोलुंग, ये नदियां आकर मिलती है। इसमें ऊपर की साइड में सुबनसिरी, मानस, कामेंग, मानस, कामेंग, तीस्ता, रेडक, जलढाका ये नदियां आकर मिलती है। और यहाँ पर इस नदी के रास्ते में कई सारी, इसके तट पर कई सारी सिटीज है, जैसे पासीघाट, डिब्रूगढ़, न, नमेटी, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उसके बाद जो अगली नदी है हमारी वो है महानदी, महानदी, अगली जो नदी है महानदी, ये कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ में एक जगह, छत्तीसगढ़ में एक जगह रायपुर, रायपुर, रायपुर में धमतरी, धमतरी एक डिस्ट्रिक्ट है, धमतरी, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में सिहावा एक पर्वत श्रेणी है, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती ये दो राज्यों में बहती, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती हुई है। और पर्वत श्रेणी से ये पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जाती, फिर पूर्व की ओर हो जाती और ये यहाँ पर उड़ीसा के तट पर ये अपना डेल्टा बनाती है, और डेल्टा डेल्टा बनाती है। यहाँ पर एक चिल्का लेक भी है, उड़ीसा में एक चिल्का लेक है जहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, रूसी कुल्या, रूसी कुल्या, कुल्या रिवर, वो इसी झील में आकर मिलती है। वैसी कई सारी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं जैसे ओंग, ओंग, पेरी, पेरी, जोंक, टेलेन, ये है सारी दाईं ओर की, राइट साइड की, दाईं ओर की, दाईं ओर की नदियां हैं। उसके बाद में इसकी बाईं ओर की नदियां हैं शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, ईब, मांड और केलो, केलो, ये इसकी राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की इसकी सहायक नदियां, लेफ्ट साइड की। ये एक बार इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ये हो गई इसकी सहायक नदियां, ये जोंक, ओंग, तेल, फिर उसके बाद में ये शिवनाथ, हसदेव, मान, टीब, ये इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में हम पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम जो ये नदियां जैसे पूर्व की ओर बह रही थी, जैसे पश्चिम की ओर जो बहने वाली उन नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो नदी है वो हमारी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा रिवर, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ से निकलती? मध्य प्रदेश में अमरकंटक, अनूपपुर एक जिला है मध्य प्रदेश में, अनूपपुर, अनूपपुर के अमरकंटक में एक, अमरकंटक का जो पठार है वहां से निकलती हुई महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है।
अरब सागर में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है, 5th लार्जेस्ट नदी है, 5th लार्जेस्ट। और इसका जो डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। और ये नर्मदा नदी को उत्तर, नॉर्थ और साउथ का विभाजक रेखा के रूप में भी माना जाता है कि यहाँ से इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत रेंज है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये कई सारे जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ये कपिलधारा जलप्रपात है जहाँ से निकलती है। उसके बाद में भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। ओमकारेश्वर जो है, ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में एमपी का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एमपी का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ओंकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, वो भी नर्मदा नदी के किनारे पर ही है। इसकी कई सारी सहायक नदियां भी है, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे दूधी, तवा, मंजर, दूधी दूधी, तवा, मंजर, मंजर के बाद में शेर, बरनार, बरनार के बाद में हिरण, हिरण, बरना, हत्ती, हथनी, चोरल, मान, चोरल और मान। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इस पे कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाए गए, जैसे इंदिरा सागर बांध, और महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद में सरदार सरोवर बांध, ये इस पे कई सारे बांध बनाए गए हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर थी। हमने ये सब देख लिया। और ये कहाँ पर, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये हमारा हो गया पहली नदी, हमारी जो वेस्ट फ्लोइंग थी वो हो गई, कौन सी थी, नर्मदा। अगली जो नदी है तापी, ये बैतूल में, ये मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई जो जगह है वहां से निकलती है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात से मध्य प्रदेश गुजरात से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र गुजरात से होकर गुजरती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां भी है, जैसे गिरना, पूर्णा, मोहना, सिपना, सुखी, गोमाई। इस पे कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, बनाए गए, जैसे हथनूर हथनूर प्रोजेक्ट, हथनूर हो गया, काकरा पार, काकरा काकरा पार प्रोजेक्ट। फिर गिरना गिरना डैम जो कि महाराष्ट्र में इसी पर बनाया गया, ताप्ती नदी पर बनाया गया है। उसके बाद में जो अगली नदी हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी ये उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ये कहाँ से आती है, किन किन राज्यों से आती है, ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। राजस्थान और गुजरात में इसकी टोटल लंबाई 371 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान में अरावली की जो पर्वत श्रेणी है वहां से निकलती है और कहाँ पर जाती है, गुजरात में अरब सागर खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर जैसी सिटी है। और इस पे एक बांध बनाया गया, धरोई धरोई बांध बनाया गया, जिसका सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए बनाया गया। इसकी सहायक नदियां, ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, मधुमती, हतमती और सेई। इसके बाद जो अगली नदी है माही नदी कहाँ से निकलती है, ये एमपी से निकलती है। एमपी में एक जगह है धार में एक मिंडा ग्राम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये एमपी में धार, झाबुआ और रतलाम 3 जिलों से होकर गुजरती है और ये गुजरात में जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 जगह से 2 बार गुजरती है, 2 बार काटती है। और कर्क रेखा भारत से लग 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इस पर ये माही नदी पर 2 बांध बनाए गए, कदाना बजाज सागर बांध और कदाना
कदाना बांध, कदाना बांध हो गया। उसके बाद में एक और नदी है लूनी नदी, लूनी नदी, ये राजस्थान और गुजरात में है। राजस्थान और गुजरात में अरावली पहाड़ी से निकलती है, अजमेर में, यहाँ पर अजमेर से, अजमेर अजमेर में एक नाग पहाड़ है, वहां से निकलती है राजस्थान गुजरात में। इसकी लंबाई 495 495 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गुजरात में कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। और इस पे एक बांध बनाए हुए, हेमावास, हेमावास बांध बनाया हुआ है। सरदार समद, सरदार समद बांध और जवाई बांध, जवाई बांध, ये बांध बनाए हुए। उसके बाद में अगली जो नदी है, अगली जो नदी है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी, ये दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ये हिमालयी नदी की तुलना में ये बूढ़ी नदियां, और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा, गंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये कई राज्यों से होकर गुजरती है, ये महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र के बाद में ये तेलंगाना में आती है, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश में जाकर गुजरती है, और आंध्र प्रदेश के बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वहां पर अपना मुहाना बनाती है। तो ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में त्र्यंबक, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, नासिक में, नासिक एक जिला है, नासिक में त्र्यंबक जो पहाड़ी, वहां से निकलती हुई आगे बढ़ती है। और इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर, टोटल लंबाई जो 1465 किलोमीटर है। उसके बाद में यह इसकी, इससे कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हुई, और ये आगे तेलंगाना, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में जाकर राजमुंद्री, राजमुंद्री में आकर जाकर डेल्टा बनाती है, और उसके बाद में अरब सागर, ये सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां है मंजरा, मानेर, मंजरा, मानेर, प्रवरा, प्रवरा, किन्नरा, सानी, और किन्नरा, सानी। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे ये दुधना, दुधना हो गया, पूर्णा हो गया, पेनगंगा हो गया, पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ये कई सारी सहायक नदियां। इसके मंजीरा, मंजीरा के बाद में, मंजीरा के बाद में मैना, ये होगी मेनार, मानेर, मानेर, मानेर होगी, पूर्णा होगी, प्राणिता होगी, सिवाना, सिंधपाना, ऐसी कई सारी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। और इस नदी के किनारे पर कई सारी सिटियां भी है, कई सारे शहर भी है, जैसे इस पर त्र्यंबकेश्वर एक है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर के बाद में नासिक, नासिक के बाद में पेठान, पेठान, पेठान के बाद में नांदेड़ और भद्राचलम, भद्राचलम, नांदेड़ और भद्राचलम, कई सारी सिटियां हैं। और इस पर एक डैम भी बनाया गया है, श्री श्री राम सागर, श्री राम सागर डैम बनाया गया है, श्री राम सागर डैम बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मंजरा नदी, जिसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। उसके बाद में जो अगली नदी है, ये हमारी गोदावरी नदी है, भारत में इससे निकलती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती है। उसके बाद में ये आ गई कृष्णा नदी, अगली जो नदी है कृष्णा, कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये दक्षिण भारत की नदी है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है ये निकलती है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती हुई, फिर ये महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। और इसकी
कई सारी सहायक नदियां भी इस पर, इसके किनारे पर कई सारी जो शहर है, जैसे देखिए महाबलेश्वर हो गया, नरासा दुवा हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, अमरावती हो गया, श्रीशैलम और विजयवाड़ा विजयवाड़ा ये कई सारी सिटी भी इसके तट पर है। उसके बाद में इसकी कई सारी सहायक नदियां भी है, जैसे भीमा हो गया, मुन्नेरा होगी, मूसी हो गई, डिंडी हो गई, पलेरू हो गई, कुड़ली, बेना, कोयना, ये होगी दूधगंगा, दूधगंगा के बाद में मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, ये कई सारी सहायक नदियां इसकी है। उसके बाद में ये देख लिया हमने, ये नासिक में निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से यहाँ से निकलती हुई ये इन राज्यों में होती हुई यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। और इस पर कई सारे डैम भी बने हुए हैं, तुंगभद्रा बांध, श्रीशैलम श्रीशैलम जो बांध या प्रोजेक्ट है वो इसी पर है, नागार्जुन सागर, घाटप्रभा, भीमा प्रोजेक्ट सब इसी नदी पर बने हुए हैं। उसके बाद में अगली जो नदी है कावेरी नदी, अगली जो नदी है कावेरी, ये दक्षिण भारत की नदी है और ये इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा है। दक्षिण भारत की जो गोदावरी थे उसको गोदावरी नदी थी उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसको वो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और ये पश्चिमी घाट से निकलती, पश्चिमी घाट में ये निकलती है यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो वहां से निकलती है। इसकी जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर के समथिंग है, 800 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। और इसको जो तमिल साहित्य है उसमें इसको पोन्नी कहा गया है, पोन्नी पोन्नी कहा गया है, तमिल साहित्य में इसको पोन्नी कहा गया है। और ये दो राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर गुजरती है, तमिलनाडु कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर पुडुचेरी के पास में अपना मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है। इन दोनों राज्यों के बीच में जल को लेकर विवाद अक्सर रहता है, देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एक मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर इन दोनों में विवाद हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। तो इसकी कई सारी सहायक नदियां भी है, जैसे काबिनी हो गया, काबिनी काबिनी के बाद में सुवर्णमती, सुवर्णमती के बाद में नोयाल, नोयाल नोयाल के बाद में अमरावती, अमरावती के बाद में भवानी, भवानी, ये सब राइट साइड से नदियां, इस साइड से राइट साइड की नदियां हैं। उसके बाद में लेफ्ट साइड की जो नदियां हैं, लेफ्ट साइड की नदियां हैं हेमावती, हेमावती, सिमसा, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, अर्कावती, अर्कावती के बाद में होरंगी, 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 ये कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं। इसका जो इसके तट पर कई सारी शहर हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम शहर एक है, मेट्टूर, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और मेकेदातु, ये कई सारे शहर इसके तट पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक डैम है, मेट्टूर डैम भी इस नदी पर बनाया है, मेट्टूर डैम, और मेट्टूर डैम बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक मेकेदातु जो प्रोजेक्ट उसको लेकर अक्सर विवाद बना है इन दोनों राज्यों में जल को लेकर। तो हमने भारत की सभी नदियों को देख लिया। पहले हमने गंगा नदी को, सिंधु नदी को देखा, उसके बाद में गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में नर्मदा, साबरमती, साबरमती, लूनी, माही, उसके बाद में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी नदियों को देख लिया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।